टीजीएल टॉक्स में फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है लखन और टीजीएल टॉक्स जहां हम करते हैं हमेशा एक नए मेहमान से बात। ऐसे ही आज हमारे साथ एक खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद है। वो एक बेहतरीन सिंगर है और परफॉर्मर है। तो कविता, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ लखन, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया। आज आपको स्टूडियोज़ में आके कैसा लगा? मैं पहली बार आई और मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं और आप सब लोगों से मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। और हालांकि आप जिस तरीके से आर्टिस्ट के लिए और इस जयपुर को आर्टिस्ट देने के लिए, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट देने के लिए आप जो कार्य कर रहे हैं, उसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई जान करके। और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप। आशा है कि ये बहुत अच्छे से चलता रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कविता जी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि सब जानते हैं कि आप एक सिंगर, बेहतरीन वर्सेटाइल सिंगर हैं जी। तो कुछ दो लाइन स्टार्टिंग में, फिर वो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, मतलब आज बहुत सारी चीज़ें आप सुनने को मिलेगी लोगों को, तो दो लाइन से शुरुआत करेंगे। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। मैं आपको कुछ अभी मेरे दिमाग में एक गाना आ रहा है, बहुत ही अच्छा गाना है, मेरा बहुत पसंदीदा गाना है, तो मैं आपको सुनाती हूँ कुछ चंद पंक्तियाँ। प्यार कभी हो मरता नहीं, हम तुम मरते हैं, होते हैं वो लोग अमर, प्यार जो करते हैं, इतनी अदा उतनी वफा, इतनी अदा उतनी वफा, एक नजर प्यार से देख लो, फिर से जिंदा कर दो, तुम मिले दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए, हाँ तुम मिले दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए। बहुत बेहतरीन, मतलब आपके आवाज़ से पता लग रहा है कितना रियाज किया है आपने। थैंक यू सो मच। तो मेरा मतलब ये सवाल, पहला सवाल यही चीज़ का है कि सिंगिंग आपका पैशन है, प्रोफेशन है या हॉबी है? मेरे लिए सिंगिंग ना ही प्रोफेशन है, ना ही पैशन है, ना ही हॉबी है। मेरे लिए ये मेरी ज़िंदगी है, मेरा जीवन है। मेरे को इसी बात से बहुत ज़्यादा संतुष्टि है कि शायद मैं इसी के लिए ही बनी हूँ, तो आज आपके सामने हूँ। तो आपने संगीत को ही जीवन बना लिया। बिल्कुल। तो मैं तो मतलब ये आंसर सुन के बहुत ज़्यादा वो हो गया हूँ कि हर इंसान को वो प्रोफेशन चुनना चाहिए जिसे वो जीवन बना ले, और ये शायद रविन्द्रनाथ टैगोर भी कह के गए थे। तो मेरा इसी से एक सवाल आता है, जैसे कि आपने इस साधना सरगम जी और सीमा मिश्रा जी के साथ बहुत सारा काम किया है, मतलब बहुत उम्दा कलाकार हैं ये लोग, और इनके साथ आपको मौका मिला कुछ करने का, सीखने का, तो उसका एक्सपीरियंस लोगों तक शेयर कीजिए प्लीज़। साधना मैम के साथ में भी मैंने एक गाना रिकॉर्ड हुआ था मैम के साथ में, और सीमा मैम के साथ में भी अच्छा, मतलब मुझे बहुत अच्छा अनुभव रहा उनके साथ में काम करके। और क्योंकि अच्छे जो आर्टिस्ट होते हैं, जो मंचे हुए कलाकार होते हैं, उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए और हमेशा एक विद्यार्थी की तरह बन के रहना चाहिए। आप किसी भी क्षेत्र में हो तो हमेशा आपको विद्यार्थी की तरह हमेशा अपने आप को रखना चाहिए। तो मैं बस एक स्टूडेंट के नाते अपने आप को रख करके उनसे मैं बहुत सारी चीज़ें सीखती रही। वो कैसा गाते हैं, क्योंकि स्टेज पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, श्रोताओं को क्या पसंद है, क्योंकि स्टेज पे भी छोटी छोटी बारीकियां होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं, ऐसे मंझे हुए कलाकारों को पता ही होती है। तो मुझे उन सब से बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं भी उन सब चीज़ों को फॉलो करने की बहुत कोशिश करती हूँ। जी, बहुत बढ़िया। आपने स्टेज की बात की है तो मैं यही जानना चाहूँगा, जब, क्योंकि आप भी एक स्टेज परफॉर्मर हैं, चीज़ें आप प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे पे आप गा चुकी हैं, तो जब आप स्टेज पे मतलब वो पहला कदम रखती हैं, स्टेज पे चढ़ती हैं और देखते हैं लाखों लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि अब ये आने वाली है, कविता आर्या जी आने वाली है और वो गाना गाने वाली है,
तो वो एक्सपीरियंस जब आपका स्टेज पे चढ़ते हुए थोड़ी नर्वसनेस या क्या एक्सपीरियंस रहता है वो मैं जानना चाहूँगा। देखिए, शुरुआत में तो नर्वसनेस तो थोड़ी बहुत रहती है, लेकिन उस वक्त अपने आप को शांत करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आप लोगों के सामने, 1000 लोगों के सामने, 2000 लोगों के सामने आप खुद को प्रेजेंट करना चाहते हो, चाह रहे हो और करने जा रहे हो। तो इसके लिए अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं करने की कोशिश भी करती हूँ और ऐसा ही रहता है। थोड़ी तो नर्वसनेस रहती ही है, लेकिन हालांकि वो ठीक हो जाता है फिर बाद में गाते गाते जब फ्लो आ जाता है तो नहीं अपने नहीं, आप वो से। तो सब नोटिस करते हैं, वो नर्वसनेस तो नहीं दिखती खैर आपकी। मैं बस एक जानना चाह रहा था कि एक परफॉर्मर के मन में क्या होता है जब वो स्टेज पे चढ़ रहा है, क्योंकि काफ़ी कुछ ऑडियंस भी। बस इतना मन में रहता है कि हम जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं अपनी, लोग इन्जॉय करें उस चीज़ को, एंटरटेन करें और उनको अच्छा लगे, क्योंकि वो आए ही इसलिए हैं, उनको अच्छा संगीत सुनने को अच्छा मिले और अच्छा सुमधुर अच्छे गाने उनको सुनने के मिले के लिए, तो इसलिए। नहीं, जिन्होंने आपका लाइव परफॉर्मेंस देखा है वो तो सब कमेंट करेंगे ही कि कैसा लगा उनको ये परफॉर्मेंस, और उसका कोई मतलब एग्जाम्पल देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे आप इतने परफॉर्मेंस वगैरह करते हैं तो आपको कई सारे अवार्ड्स वगैरह ये सब चीज़ें मिली है, तो उनका एक्सपीरियंस कुछ आप शेयर करना चाहें कि कैसा कोई ऐसा कोई यादगार मोमेंट आपको याद आ रहा हो, कुछ चीज़ें। मेरे लिए सबसे यादगार मोमेंट मेरा पिछला साल था। मुझे ऐसी आशा तो खैर मैंने ऐसा सोचा नहीं था, पर ऐसा हुआ। मुझे मेलोडी ऑफ डेजर्ट का मुझे अवार्ड मिला। क्या बात है। और मुझे बेहद जान कर के खुशी हुई इस बात की, क्योंकि मैं एक संस्था में, एक दर्शक संस्था, वहाँ पर मैं पार्टिसिपेट के नाते मैं गई हुई थी और वहाँ पर मैंने तीनों कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था। तो उन्होंने मेरी गायकी के माध्यम से मुझे इस चीज़ को चाहा कि इस बच्चे को अवार्ड देना चाहिए, या फिर वो भी एक आर्टिस्ट ही हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो उन्होंने ये सोच करके दिया मुझे। और मुझे काफ़ी इस बात से मुझे बहुत हौसला बढ़ा कि मैं आगे बहुत कुछ कर सकती हूँ। नहीं, डेफिनेटली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा जिस तरह से आपने बयां किया। ये खिताब, क्या खिताब मिला था? मैं थोड़ा सा। मेलोडी ऑफ डेजर्ट का। मेलोडी ऑफ डेजर्ट, क्या बात है कविता। तो ये जो जर्नी रही है सिंगिंग की आपकी अब तक की, जो आपने सीखा है, रियाज किया है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब कि मुझे इस पल, ये जब आपने संगीत, जो शास्त्रीय संगीत भी सीखा है और आज बॉलीवुड सॉन्ग्स भी आप कर रही हैं, तो वो जर्नी कैसी रही, कैसे स्टार्ट हुई? लोग वो जानना चाहेंगे आपकी कहानी। मैं हरियाणा में मेरा जन्म हुआ, बरसाना गांव में, और मेरे दादाजी जो थे वो गाते थे। और जैसे हरियाणा में तो हरियाणवी राग रागनियाँ होती हैं, तो वहाँ पर वो गाते थे। तो मैं बहुत छोटी सी थी, मतलब 2-3 साल की थी, और जब मैं 1 साल की हुई थी तो मुझे आज भी याद है कि मेरे फ़ोन में भी वो फ़ोटो है। मैं बहुत छोटी सी थी, दादाजी बजा रहे थे और हारमोनियम लेके बैठे हुए थे, और मेरे फूफा जी मेरे पास में ही थे, और मैं बहुत छोटी सी, मतलब हारमोनियम पे हाथ रख रही हूँ। तो मुझे उस फ़ोटो को देख कर के ऐसा लगता है कि शायद भगवान ने मुझे संगीत के लिए ही इस दुनिया में भेजा है। तो मुझे बहुत इच्छा होती थी, क्योंकि मेरे दादाजी जो गाते थे, जो बजाते थे, तो मुझे बहुत मन करता था कि मैं भी उनकी तरह गाऊं, बजाऊं। किस तरीके से वो गाना निकालते हैं, किस तरीके से वो प्रस्तुति देते हैं, तो मेरा बहुत छोटे से बच्चे के मन में कैसा आता है कि एक शौकिया ही बजा लें, तो वैसा ही रहता था मेरे मन में भी। मैं दादाजी से फिर जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी बड़ी होती गई, मैं दादाजी से ये भी पूछती गई कि आप ये गाना किस तरीके से निकालते हैं, आप मुझे गाना निकाल के बताओ। मेरे दादाजी बिल्कुल मना कर देते थे कि मैं नहीं बताऊंगा। फिर मैं पूछती थी क्यों? तो एक बच्चा होता है, नटखट होता है, तो वो इस तरीके से ऐसे ही सवाल मैं पूछ लिया करती थी। तो मेरे दादाजी मुझे हमेशा ये बोलते थे, सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, इस सरगम का तुम प्रैक्टिस करती रहो। और आपको जो भी गाना आपको निकालना है, आपका मन कर रहा है, आप उसको हारमोनियम में निकालने से खुद कोशिश करो। तो मैं कोशिश करती रही, हालांकि छोटे बच्चे को इतना नॉलेज तो नहीं होता, पर फिर भी मैं कोशिश करती रही। तो धीरे धीरे करके आया। फिर मैं थोड़ी बड़ी होती गई और
हम लोग, मेरे पापा आर्मी में हैं, तो पापा की पोस्टिंग थी जालंधर। तो मैं LKG UKG और फर्स्ट और सेकंड मेरा वहीं पर ही हुआ, स्कूल में, जालंधर में। तो मेरा बचपन हालांकि जालंधर में ही बीता। और वहाँ पर भी स्कूल्स में मैं प्रेयर गाती थी और डांस में पार्टिसिपेट किया करती थी, खेल में पार्टिसिपेट किया करती थी। तो ये खेलना और डांस और ड्राइंग का मुझे बहुत शौक़ है, आज भी बहुत शौक़ है। और गाना तो खैर मेरी आत्मा से जुड़ा ही था तब से, और आज भी है और जीवन पर्यंत रहेगा। तो वहाँ पर भी मैं पार्टिसिपेट करती रही। और जब जब मेरे पापा को ऐसे समर वेकेशन की और विंटर वेकेशन की कभी भी छुट्टियाँ मिलती थी तो हम लोग गाँव जाते थे, और वहाँ पर अपने दादा से, अपने चाचा चाची, हम लोग उन सब से मिला करते थे। और मेरे दादा मेरे को बोलते थे क्या सुनाएगी आज। तो मेरे दादा बहुत एक भजन गाया करते थे। मेरे दादाजी आर्य समाजी थे, तो वो ऋषि दयानंद जी के भजन गाया करते थे। तो उसकी थोड़ी सी मैं 1-2 पंक्तियाँ मैं आपको सुनाना चाहूँगी। ऐसा है कुछ उसका शब्द। पड़े सोते थे जुलम होते थे, पड़े सोते थे जुलम होते थे, जगा गया है दयानंद स्वामी, दयानंद स्वामी, दयानंद स्वामी, दयानंद स्वामी, दयानंद स्वामी, जगा गया है दयानंद स्वामी। ये मेरे पापा का भी बहुत प्रिय भजन था और मेरे दादाजी भी बहुत गाया करते थे इसको। तो बचपन में मैं जब सुना करती थी तो उनको मैं सबसे पहला मैंने गाना हारमोनियम पे यही निकाला था और उनको सुनाती थी तो मेरे दादाजी बहुत खुश होते थे। फिर हम लोग जब जालंधर आए, फिर आने के बाद में पापा की पोस्टिंग रही जोधपुर पोस्टिंग रही। तो वहाँ पर मैंने 3rd और 4th और 5th क्लास 3 साल हमने वहाँ पर रहे। और मैं आर्मी पब्लिक स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ा करती थी। तो वहाँ पर भी सेम ऐसा ही था, मैं प्रेयर्स में गाती थी, टीचर्स मुझे प्रेयर्स में खड़े कर दिया करते थे और वहाँ गाती थी, मैं प्रार्थनाएँ गाती थी स्टेज पे खड़े होके। बहुत अच्छा लगता था मुझे, एक अलग सी फीलिंग आती थी। और हाँ, और सबसे बड़ी बात है मैं डांस का एक भी कंपटीशन नहीं छोड़ती थी। डांस मैं हमेशा करती थी और मुझे बहुत मज़ा आता था। मुझे एक घटना याद आ रही है उस टाइम की कि मेरी मम्मी ने मुझे ऐसा बोला कि बेटा तुम अभी ना कंपटीशन में अभी पार्टिसिपेट मत करो। कोई ऐसे ही, हम लोग जोधपुर में ही तो रहते थे, तो कालबेलिया करके एक मतलब अपने राजस्थान का सुप्रसिद्ध डांस है, नृत्य है। तो मेरे को उसमें मैम ने बोला था कि आप बच्चे आप इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करोगे। तो मेरी मैम के पास में मेरी मम्मी मतलब रिक्वेस्ट के लिए गई और कहा कि अभी बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो मैम ने बोला कि क्यों, इसमें तो ये रहेगी, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। तो मुझे बात आज भी याद है, मैं बहुत छोटी सी थी, 3री क्लास में। तो मम्मी बोली ठीक है, आपका मन है तो कोई बात नहीं। तो मैं इन सब चीज़ों से जुड़ी रही, मैं बचपन से। फिर मेरी जर्नी यहाँ से तो थी ही, फिर मेरे को मेरे पापा ने गुरुकुल में डाला। और गुरुकुल में ना मेरे पास में फ़ोन था, ना हम लोग टीवी देखते थे, ना हम फिल्मी गाने सुन सकते थे। और 6th क्लास के बाद में मुझे वहाँ पर डाल दिया गया। तो वहाँ पर इन सब चीज़ों के ना होते हुए थोड़ा सा ऐसा लगा कि मेरा ना थोड़ा संगीत से नाता सा टूट गया, क्योंकि मैं कुछ सुन नहीं पाती थी, मैं कुछ तो हालांकि वहाँ भी भजन गाए जाते थे, हालांकि सब कुछ होता था। लेकिन होता है ना कि आप जो बचपन से जिस माहौल में रहते हैं तो उसका थोड़ा सा अजीब सा फीलिंग आती है। तो शुरुआती दिनों में मन नहीं लगा, बहुत उचट सा गया। पापा से बोलती रही कि मुझे जाना है, ज़िद करती रही, मन नहीं लगता था मेरा। फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके 5 साल बीत गए मेरे गुरुकुल में। और मेरे गुरुओं ने मेरी प्रतिभा को देखा और परखा, और इसको देखते हुए उन्होंने मुझे काफ़ी सारे कार्यक्रमों में, काफ़ी सारे क्या बोलते हैं,
जो प्रतियोगिताएं होती थी उस वक्त की, भारत विकास परिषद हुआ और भी बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती थी, स्टेट लेवल की, क्षेत्रीय लेवल की, तो मैं वहाँ पर जाती थी और परफॉर्मेंस करती थी और काफ़ी सारे प्राइज़ भी जीतती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था ये। और वहाँ भी भजन में गाती थी और हम लोग गुरुकुल में हवन किया करते थे, तो वहाँ पर भी यज्ञ रूप प्रार्थना गाती थी मैं और हारमोनियम बजा करके गाती थी। बहुत सारी गुरुकुल में भी काफ़ी सारी कठिनाइयाँ आई मेरे से, मतलब मेरे संगीत और मेरे बीच में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, क्योंकि एक तो गाना सुनने को नहीं मिलता था, मेरा बहुत मन करता था और मुझे पता है कि मैंने किस तरीके से उस संगीत को सुनने के लिए कहाँ कहाँ से क्या क्या नहीं प्रयास किए होंगे, क्योंकि एक बच्चे को संगीत के बारे में अगर कुछ पता नहीं होता तो वो झटपटाता है कि उसको किस तरीके से क्या चीज़ उपलब्ध हो जाए और क्या चीज़ वो कर ले। तो हमारा जो गुरुकुल था उसके पीछे खेत था, तो खेत के अंदर है ना टेंट लगा करते थे और वो ज़मीन थोड़ी सी खाली रहा करती थी, तो वहाँ पर किसी की शादी फंक्शन ऐसे वगैरह होते रहते थे, तो उसमें क्या डीजे में गाने चलते थे, फिल्मी गाने चलते थे, तो आवाज़ तो आती थी क्योंकि लाउड होता है। तो वहाँ पर मैं खिड़की में जाकर के सुना करती थी और ये देखती थी गुरुजी तो नहीं आ रहे, क्योंकि डर भी लगता था कि भाई गुरुजी देखेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे, थोड़ा सा भय था मन में। फिर मैं वहाँ जाती थी और एक कागज़ लेती थी और एक पेंसिल लेती थी और उस गाने को सुन करके जो भी मुझे समझ आता था उसको थोड़ी शब्द मैं लिखती रहती थी। उसको कागज़ को ले जा करके और अपने हारमोनियम के पास में जाती थी मैं और उस गाने को निकाल करके देखती थी और उसको गाती थी, और ताकि वो मेरे धुन दिमाग में बैठ जाए। तो ऐसे से कर के मैंने अपने 15 साल मैंने गुरुकुल में बिताए, 6th क्लास से लेकर के आचार्य तक। तो ऐसे ही मेरी जर्नी शुरू होती गई और फिर अंतिम में मैंने गुरुजी को ये बोला कि मुझे, क्योंकि मेरे मन में ये था कि मुझे कुछ करना है तो मुझे गुरुकुल से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, बाहर की दुनिया में जाना ही पड़ेगा। तो मैं गुरुकुल से बाहर निकली और बस आज मैं आपके सामने हूँ। नहीं, मतलब काफ़ी कुछ रहा आपके जीवन में और तब जाके आप मतलब इतने संघर्ष के बाद आज इस मुकाम तक पहुँची हैं, तो काफ़ी प्रेरणा लोगों को मिल रही होगी, काफ़ी कुछ इंस्पिरेशन लोगों को मिल रही होगी। तो अभी आपने कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स की बात की, खासकर हारमोनियम की आपने बात की, और भी काफ़ी इंस्ट्रूमेंट आप प्ले कर सकती है जैसे मैं जानता हूँ। तो आप बताइए लोगों को कि आप क्या क्या इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकती है और कैसे। मैंने बचपन में जब मैं गुरुकुल में पढ़ा करती थी तो हमको एक महोदय जी सिखाने के लिए आया करते थे जो हमें संगीत सिखाते थे। तो वो हारमोनियम भी सिखाते थे और प्लस ढोलक, तबला, तानपुरा छेड़ना कैसे करते हैं तो, और तानपुरा मिलाया कैसे जाता है वो सब हमें बताते थे, और संगीत से जुड़ी छोटी छोटी बातें और रागों का ज्ञान वो देते थे। तो बस वहीं से मैं सीखती आई हूँ। तो अभी आप हारमोनियम और तबला प्ले कर लेती हैं आराम। तो कविता, जैसे आपने अब तक की आपकी जर्नी बताई गुरुकुल की, एक किस्सा शायद रह गया है जो आपने हमें ऑफ कैमरा बताया था स्टूडियो में, तो मैं, अगर आप कंफर्टेबल हो तो मैं उस ऑडियंस तक पहुंचाना चाहूँगा, क्योंकि जो आपके साथ हुआ है वो चीज़ें ऑडियंस आपके मुंह से सुने तो ज़्यादा बेटर है वो चीज़ें। तो वो एक्सपीरियंस आप शेयर करेंगे प्लीज़? मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी, और संगीत से जुड़ी हूँ और संगीत तक पहुँचने के लिए मैंने क्या क्या प्रयास किए हैं वो शायद मेरे को जीवन भर तक याद रहेंगे। मुझे आज भी ये घटना याद है। मैं मतलब गुरुकुल में मैंने प्रवेश ही लिया था, 7th क्लास की ही बात है, मैं 7वीं क्लास में थी। तो मुझे अच्छा तो बहुत लगता था बजाना और गाना, क्योंकि घर में भी यही सब होता था, और जब मैं गुरुकुल में आई मेरे को इस चीज़ का करने का भी बहुत मन करता था कि मैं गाऊं और बजाऊं, मुझे हारमोनियम मिले। तो मैं अच्छे से याद है मुझे कि मैं एक दिन मतलब मैं बजा रही थी और बजाते बजाते किसी ने देख लिया और किसी ने जाकर के आया, कोई बड़ी लड़की थी, सीनियर थी, और आई और उसने फटाक से हारमोनियम लिया मेरे हाथ से और तुरंत के तुरंत अलमारी में रख करके उसको लॉक कर दिया। और मैं बार बार वहीं पर ही घूमा करती थी कि है ना, कभी तो मुझे हारमोनियम मिल जाए, कभी मुझे बजाने का मौका मिल जाए।
कभी ऐसा हो जाए, पर मुझे ऐसा ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आता था। तो मैं कई बार ऐसे ही अपने रूम में चली जाया करती थी, मुझे ऐसा कभी ऑप्शन नहीं नज़र आता था। तो और फिर उसके बाद में ऐसा ही रहा कि मुझे हारमोनियम ना मिल पाए तो लॉक में बंद कर दिया जाता था उसको, सारे वाद्यों को। और मुझे बहुत दुख होता था इस बात का कि मैं घर में तो इतना बजाया करती थी, इतना गाती थी, और आज यहाँ पर ऐसा हो रहा है। खैर, फिर उसके बाद में एक दिन ऐसे ही घटना घटी, हारमोनियम मुझे खुला मिल गया, है ना। कंप्यूटर लैब में एक हारमोनियम खुला मिल गया और मैं बजाने लग गई। तो एक लड़की आई और उसने मुझे ऐसा बोला कि आप बजा कैसे रही हैं ये, अभी रुक जाओ। तो मुझे लगा उसने ऐसा ही बोला होगा, मैं थोड़ा सा इग्नोर कर दिया। मैंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया, हालांकि वो गुस्से में बोल के गई थी। मैंने उस चीज़ को दिमाग में नहीं लिया ज़्यादा। तो मैं बजा रही थी, तो उस लड़की ने किसी बड़ी सीनियर लड़की को बताया, और वो दीदी आई और उन्होंने मुझे जो डांटा, इतना बुरा डांटा कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, किसने कहा तुम्हें हारमोनियम छूने के लिए, आज के बाद ये हारमोनियम हाथ लगाने की कोशिश मत करना, यहाँ आने की कोशिश मत करना। मुझे बहुत दुख हुआ, हालांकि वो मेरे से बड़ी थी, तो मेरा ऐसा तो नहीं था कि मैं उनके सामने कुछ प्रत्युत्तर दूँ, कुछ उल्टा बोलूँ, मैं ऐसा बोलती भी नहीं। तो उन्होंने मुझे डांटा और मैं वहाँ चुपचाप से वहाँ पर मैं चली गई। मैं कमरे में जा कर के मैं बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी गलती क्या थी। मैं ये चीज़ें ना मैं अपने गुरुजी को बता सकती थी कि ऐसा भी हुआ मेरे साथ में, सीनियर थे तो, और मुझे थोड़ा सा डर भी रहता था। तो इस वजह से ऐसा होता चला गया, और फिर धीरे धीरे करके गुरुजी ने मेरी इस प्रतिभा को देखा और आगे बढ़ाने की कोशिश की। हालांकि ये किस्से मेरे गुरुजी को नहीं पता है। और मैं किस तरीके से छिप के गाने सुनती थी, किस तरीके से छिप के उनको जानने की कोशिश करती थी, ये चीज़ें मेरे गुरुजी को नहीं पता है। तो आज पता लग जाएगी, मतलब जब ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे वो, तो काफ़ी कुछ उनको पता लगेगा। और ऐसा बाकी लड़कियों के साथ ना हो जिनके अंदर टैलेंट है, जो चीज़ करना मैं चाहती हूँ मेरी एक छोटी सी घटना से अगर किसी के जीवन को प्रेरणा मिल रही है, अगर किसी भी लड़की को मेरे जीवन से प्रेरणा मिल रही है, तो वो इस चीज़ को बिल्कुल अपने लिए आवाज़ उठाए और अपने टैलेंट को आगे आने दे। तो आपको जब इतनी लड़कियां परेशान कर रही थी, मैंने सुना है कि आप टेक्वांडो और बाला वगैरह भी चलाती हैं, तो आपने डराया नहीं उनको? वो तो बात अलग थी, क्योंकि मेरा प्रवेश ही उस टाइम हुआ था, हमने तो सीखना शुरू किया था। और मैं थोड़ी सी वैसे ही हूँ, मैं मतलब बड़ों के सामने ज़्यादा बोलती करती नहीं हूँ। नहीं, वो आपके संस्कार दिखते हैं। हाँ, मतलब जो आपको दादाजी से मिले हैं वो सब चीज़ें। हाँ, तो मैं बड़ों से ज़्यादा मैं बातचीत वगैरह भी नहीं करती, ना उनका मैं मतलब ऐसे जवाब वगैरह देती हूँ। तो उनके सामने तो मेरे लिए कुछ बोलना ही मतलब का कुछ समझ लगता ही नहीं था मुझे कि मुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए। तो ऐसा रहा। तो जैसे मैंने जिक्र किया, आप अस्त्र और शस्त्र का बहुत ज्ञान रखती हैं, उनमें से आपको क्या क्या आता है? मतलब लोग अब देख के अब ऐसा किसी की हिम्मत नहीं होगी करने की। आप बता दीजिए आपको क्या क्या, मतलब वो चीज़ें आपको क्या क्या उसका ज्ञान है वो चीज़ें का। हमने गुरुकुल में रहते हुए वैदिक संस्कृति और सभ्यता और जीवन का चहुमुखी विकास और अपने वेदों को, ईश्वर को, इन सब को जाना, और जीवनचर्या कैसे जी जाती है इसको जाना। संस्कृत हमारे लिए, संस्कृत भाषा हमारे लिए कितनी महत्वदायी है ये हमने जाना। और साथ में आपने जैसे बोले कि अस्त्र और शस्त्र का आपने किस तरीके से सीखा किया, तो हमें छोटे में ही हमें ताइक्वांडो और ये जूडो कराटे, लाठी, भाला, छुरी, ये सब, और निशानेबाजी, ये सारी चीज़ें हम सीखते थे। और सीखते और मतलब और युद्ध भी करते थे हम लोग, जिससे युद्ध वार नहीं होता है, वो हम लड़न प्रक्रिया भी करते थे और काफ़ी मज़ा आता था। सच में ऐसा लगता था कि हम किसी भूमि में खड़े हैं, और इस तरीके से, और जोश आता था अंदर से कि, और उससे हमारी एक्सरसाइज भी होती थी। हालांकि सुबह मतलब दिनचर्या में ऐसा ऐड भी था कि एक्सरसाइज, योगा, ध्यान वगैरह करना भी था, लेकिन इससे एक्स्ट्रा में ये जब हम करते थे तो हमें बहुत मज़ा आता था।
और आज भी मैं उन सब चीज़ों को नहीं भूली हूँ, उन सब पलों को नहीं भूली हूँ। तो कविता, जैसे आपने बताया अब तक की आपकी जो जर्नी रही है, मैं ये जानना चाहूँगा कि फैमिली सपोर्ट आपको रहा है बचपन से, कि कैसा फैमिली बैकग्राउंड, माता पिता का क्या सपोर्ट रहा, क्या नहीं रहा, वो चीज़ आप थोड़ा सा बताइए। हाँ, आपने अच्छा सवाल किया मुझसे। मेरी फैमिली सपोर्ट तो हालांकि बहुत टाइम से कर रही है, और हमारी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। तो पापा ने मुझे गुरुकुल में डाला, और हालांकि उनका उद्देश्य कुछ और था उस डालने के पीछे, तो उन्होंने मुझे गुरुकुल में डाला। और छोटी थी तो मैं इस चीज़ के लिए जवाब नहीं दे पाई कि पापा मुझे म्यूज़िक ही करना है, इतना मुझ में समझ में भी नहीं था। तो जब मुझे गुरुकुल में डाला तो 5 साल से पहले मुझसे कोई मिलने के लिए नहीं आया। फिर उसके बाद मुझसे मतलब 6 महीने बाद मुझसे मिलने के लिए आते गए मेरे पापा, और 5 साल तक मैं घर में गई भी नहीं और ना मुझसे कोई मिलने के लिए आया। तो ऐसा रहा। और उसके बाद जब मैं आई 10वीं क्लास में तो मैंने पापा को बोला कि पापा मुझे म्यूज़िक करना है, और जब भी आते थे वो मैं रोती थी उनके सामने। तो पापा बोले कि बेटा ठीक है कर लेना, लेकिन अभी 10वीं के बाद 12वीं अभी 2 साल और कर लो तुम, फिर 12वीं के बाद हम आपको करवा देंगे। फिर उसके बाद में करवाने के लिए पापा ने बोला, और फिर उसके बाद में भी कभी भी आते तो फिर मैं उनको बोलती थी पापा आपने बोला था 12वीं के बाद में मुझे बाहर निकालने के लिए आपने बोला था। तो पापा बोले कि हाँ बेटा, लेकिन अभी इस वक्त तो तुम कहाँ जाओगी, क्योंकि तुम्हारा बेस जो है, तुम्हारा बचपन से जो बेस है वो संस्कृत का है, तो तुमको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम कैसे पढ़ाई करोगी, कैसे क्या करोगी। और मेरे पापा को थोड़ा सा म्यूज़िक का ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं है, तो वो भी ये सोच रहे थे कि बच्चा भी बाहर जाके क्या करेगा और मैं ऐसे क्या करवाऊँगा, तो वो भी थोड़ा सा सोच नहीं पाए। फिर उसके बाद मेरी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर बीए की शास्त्री वगैरह मैंने कर ली। उसके बाद में फिर पापा बोले कि शास्त्री कर लो, फिर उसके बाद हम बाहर ले चलेंगे। फिर अब ऐसे ऐसे करते करते फिर मैंने शास्त्री होने के बाद में मैंने अपने पापा को बोला कि पापा मेरी शास्त्री हो गई है, बीए हो गई, तो अब मैं म्यूज़िक के लिए मैं बाहर कुछ करना चाहती हूँ, मुझे म्यूज़िक के लिए कुछ करना है। तो फिर पापा बोले कि बेटा अभी 2 साल की और बात है, अभी रुक जाओ, अभी इतने साल तुमने दिए ही हैं यहाँ पर, तो तुम 2 साल और दे दो। फिर मेरी ऐसे करते करते मेरी पूरी पढ़ाई मतलब मेरी MA आचार्य यहाँ पर हो गई। फिर मेरी पूरी पढ़ाई मतलब पूरे 15 साल मेरे गुरुकुल में बीती। हाँ जी। फिर उसके बाद फिर मैंने गुरुजी से ऐसे कहा कि मुझे बाहर जाना है, म्यूज़िक करना है और मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो मैंने उनसे कहा तो उन्होंने मेरे को बोला ठीक है जाओ। तो काफ़ी सारी चीज़ें रहीं गुरुकुल में और आज भी मुझे वो सारी चीज़ें याद आती हैं। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और जो भी हूँ सब मैं गुरुकुलों की वजह से ही हूँ, मैं यहाँ पर हूँ। और जो भी मैंने सीखा है सब अपने गुरुओं से ही सीखा है और अपने माता पिता ने जो मेरे को संस्कार दिए उनसे ही मैंने सीखा है। फिर जब मैं आई वहाँ पर घर पे आई तो मेरे को मतलब 2 महीने तो मैं बहुत ही ज़्यादा टाइम बोल रही हूँ, 1 महीने भी मैं अच्छे से नहीं रुकी, घर पे नहीं रुक पाया। हाँ बिल्कुल नहीं रुकी कि मैं किसी रिलेटिव से मिल लूँ या फिर मैं किसी से बात करने का कुछ भी नहीं था। कि बस अब तो ऐसा था कि बस बैग पैक करना है, मुझे जाना है जहाँ पर मैं अच्छे से तसल्ली से म्यूज़िक कर पाऊँ। क्योंकि घर का माहौल उस वक्त मतलब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करने वाला था, तो इसलिए मैंने सोचा और यही मैंने मतलब पूरा ये प्लानिंग कर ली थी कि मुझे जाना है। फिर मैंने पापा को भी बोला कि मुझे जयपुर जाना है। तो मैं 1 महीने के एंडिंग में ही मैंने बैग पैक किया और मैं सीधा जयपुर आ गई। जयपुर आना मेरे लिए एक मेरे जीवन की नई शुरुआत थी और मेरे लिए यहाँ के लोग अनजान, ये अनजाना शहर, यहाँ का कल्चर मुझे नहीं पता किस तरीके से क्या करना है। तो मैंने यहाँ पर आकर के सब कुछ अकेले ही सरवाइव किया क्योंकि मेरे साथ में कोई नहीं आया था। अकेले ही सब कुछ रहने करने की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था कैसे क्या होगी, मेरे तब कोई कांटेक्ट भी मतलब नहीं था किसी पूरा से। स्ट्रगल आपका खुद ही का रहा। हाँ, वो चीज़ों का आप खुद जयपुर में आई। बिल्कुल। और फिर उसके बाद में कोई कुछ नहीं और मुझे मतलब मैं उस वक्त ब्लाइंड थी एकदम, दिमाग से एकदम वो थी कि मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता था कि मैं अगले पल में क्या करने वाली हूँ। तो ऐसा रहा, तो यहाँ पर आकर के आज तक मैंने सरवाइव किया है। और नहीं बहुत बढ़िया ये चीज़। अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या आप
पेरेंट्स का सपोर्ट है? बिल्कुल रहता है ना, उनके सपोर्ट से तो मैं आई हूँ। अगर उनका सपोर्ट नहीं रहता तो मैं आज आपके सामने, और ये होता ही नहीं। मैं अपनी सब किसी से मैं बात नहीं कर पाती, और पापा के सिर्फ एक पापा की हाँ से मैं यहाँ पर हूँ, और जो भी मैं कर रही हूँ सिर्फ उनके कहने पर ही। नहीं, बहुत बढ़िया। मतलब उनका आशीर्वाद रहना चाहिए, तभी हम भी और आप भी सब आगे अपने माँ बाप के आशीर्वाद से ही बढ़ रहे हैं। जैसे कि आपको शूटिंग में गोल्ड मेडल मिल चुका है जी, उस बारे में कुछ बताइए प्लीज़। मेरी शूटिंग में मैंने गोल्ड मेडल 2012 में जीता था, जब मैं 10th क्लास में थी। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी आपको बताया था अभी पहले कि मेरे को खेल में भी बहुत रुचि थी। हाँ जी। और मुझे शौक़ था, तो मेरा बचपन से ही इस चीज़ में शौक़ था। लेकिन मेरे लिए शूटिंग एक अलग फील्ड था। खेल में आता है लेकिन वो अलग फील्ड था, और उसके अंदर बहुत मेहनत करनी पड़ती, एकाग्रता चाहिए उसके अंदर। तो मैंने आधी ट्रेनिंग मैंने देहरादून में ली, और आधी ट्रेनिंग मैंने अपने गुरुकुल में ली। तो ट्रेनिंग कर लेने के बाद में मैच हुआ था, 2012 में ही मैच हुआ, और मैंने एयर राइफल में मैंने गोल्ड मेडल जीता, और एयर पिस्टल में मैंने 2 सिल्वर मेडल जीते। क्या बात है। मतलब लोग ये देख के इंस्पायर होंगे कि आपने ये चीज़ करी है, और काफ़ी कुछ नई लड़कियां जो हैं, यंग लड़कियां भी मतलब इस चीज़ को बहुत इंस्पायर होके इस चीज़ को फॉलो करेगी, आपकी जर्नी को देख रही है कैसे न कैसे। तो मैं उनके लिए एक सवाल है कि कैसे वो लोग, मतलब जो यंग जनरेशन है, बॉयज़ गर्ल्स दोनों ही, कैसे इस फील्ड में, सिंगिंग के फील्ड में, शास्त्रीय संगीत में या प्लेबैक सिंगिंग में लोग जा सकते हैं, कैसा क्या शुरुआत कर सकते हैं? आपने एक मेरे को बात बताई थी, वो प्लीज़ इनसे शेयर कीजिए। मैं तो बस इतना ही कहूँगी, आपने जो मुझसे बोला है कि एक प्रेरणा लेने की बात है, कि मैं भी आज यहाँ बैठी हूँ, तो मैं भी कुछ चीज़ों से इंस्पायर होकर के मैं आपके सामने बैठी हूँ। और मैंने भी, मेरे अंदर कुछ वो चीज़ें थी और मेरे को वो करना था, इसलिए मैंने वो किया। और मैं आवाज़ नहीं उठाती तो मैं शायद आज यहाँ पर भी नहीं होती। बहुत सारी ऐसी वजहें हैं जिनके कारण मैं यहाँ पर बैठी हूँ, और आप सभी लोगों से मैं बातचीत कर रही हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि शिद्दत से करिए, और चाहे कोई भी आपके सामने कोई भी तकलीफ़ आए, उस चीज़ को आप अपने जीवन के अंदर प्रधानता मत दीजिए, और अपने दिमाग पर उस चीज़ को हावी मत होने दीजिए। और आपका जो लक्ष्य है, आप जिस सीढ़ी तक पहुंचने चाहते हैं, उस सीढ़ी तक आप पहुंचिए, और पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, और अपने काम को ईमानदारी से करिए। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको आपके काम से भटकाती हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप भटक जाओगे तो आप अपने लक्ष्य से हमेशा के लिए दूर हो जाओगे, और आपको खुद को ही नहीं पता चलेगा कि कब मैं दूर होता जा रहा हूँ। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इंसान के लिए, क्योंकि देखो दुनिया है, कहेगी, बहुत कुछ कहेंगी, आपको बुरा भी लगेगा, लेकिन दिमाग से एक कान से सुनना है और दिमाग से दूसरे कान से निकाल देना है। जैसे अर्जुन था, अर्जुन का एक लक्ष्य था कि वो मछली की आंख दिख रही थी बिल्कुल उसको। बिल्कुल। तो वो एक कंसंट्रेशन, एक लक्ष्य को लेकर जो एक उनमें माइंडसेट होना चाहिए, वो होना चाहिए कि वो चीज़ उनको दिख रही है, आसपास कुछ नहीं दिख रहा। बिल्कुल। तो इस मतलब आप जिस तरीके से निकली हैं इन चीज़ों से, और आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही हैं, और काफ़ी कुछ कर चुकी है, इतना अचीवमेंट आप ले चुकी है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि अब इतना इंतज़ार हो चुका ऑडियंस को, तो कुछ सुनना चाहेंगे आपके उसमें वॉइस में, तो प्लीज़ आप कुछ गाइए उनके लिए। एक नदी से मैंने पूछा, इठला के चल दी कहाँ, दूर तेरे पी का घर है, बल खा के चल दी कहाँ। थोड़ा सा घबराई, थोड़ा सा शर्माई, उछले यहाँ से वहाँ। सागर से मिलने का उसका जो सपना था, मेरे ही तरह पिया। पियू बोले, पिया बोले, क्या ये बोले जानू ना, जिया डोले, हौले हौले, क्या ये बोले जानू ना। जोगन बन
जोगन बन गई तेरी मैं तो, बिरहा जलाए तन मन। नैन निहारे रास्ता तुम्हारा, नैन निहारे रास्ता तुम्हारा, मन में बसे तुम सजन, तुमसे है लागी लगन साजना, बढ़ती ही जाए अगन साजना, तुमसे है लागी लगन। क्या गाया आपने, मतलब इतनी अच्छी सुरीली आवाज़ आपकी, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है आपके ऊपर, और ऑडियंस को भी बहुत पसंद आएगा। वो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए कि गाना कैसा लगा आपको। और एक चीज़ रह गई यहाँ, इनके जो ओरिजिनल सॉन्ग्स अब तक रिलीज़ हो चुके हैं उनके बारे में कुछ बताइए प्लीज़। मेरे कुछ ओरिजिनल सॉन्ग्स अभी शूट हो चुके हैं, अभी रिलीजिंग मोड पे हैं, और 2 गाने मैं रिलीज हो चुके हैं। तो 2 गाने जो रिलीज हो चुके हैं, हाँ, उनके बारे में आपको मैं बता रही हूँ। एक गाना है तुमसे लागी लगन, वो एस्मार्क यूट्यूब चैनल पे है, और दूसरा गाना मैंने राजस्थान सिनेमा का एंथम सॉन्ग गाया था, जो कि रविंद्र उपाध्याय जी के साथ में मैंने गाया था। तो वो गाना राजस्थान सिनेमा के ही यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। गाइज इस वीडियो की लिंक आपको यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन वो देखने से पहले आप इनके मुंह से, मतलब यहीं पर हम आपसे लाइव सुनना चाहेंगे वो चीज़, तो वो भी लोग इंतज़ार करेंगे, फिर वो यूट्यूब पे जाके वो सॉन्ग्स भी देखेंगे जो आपके ओरिजिनल जो सॉन्ग रिकॉर्ड हुए हैं। बट एक जो हम वोकल अभी सुनना चाहेंगे वो भी हम देखना चाहेंगे एक बार, तो आप वो प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। म्हारी आन को म्हारी बान को, फिल्मा के गौरव गान को, सम्मान को पहचान को, हो उत्सव स्वाभिमान को। म्हारी आन को म्हारी बान को, फिल्मा के गौरव गान को, सम्मान को पहचान को, हो उत्सव स्वाभिमान को। जो आज यहाँ पर मिलन है वो हमारे अभिमान को। राजस्थान सिने महोत्सव उत्सव राजस्थान को, राजस्थान सिने महोत्सव उत्सव राजस्थान को, राजस्थान सिने महोत्सव उत्सव राजस्थान को, राजस्थान सिने महोत्सव उत्सव राजस्थान को। तो गाइज ये थी कविता। अगर आज का पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और हाँ, इनके गाने के लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वो जाकर ज़रूर देखें। और ऐसे ही मज़ेदार पॉडकास्ट के लिए TGL स्टूडियोज़ को आज ही सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।